दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया में बहुत ही प्रचलित है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश भारत को बाकी कंट्रीज के नजरियों में गिरा रही है, जिनमें से एक चीज है स्कैंडल यानी कि स्कैम। हमारा देश जब आजाद हुआ था तब से लेके अब तक 2025 तक हमारे देश में लगभग 110 स्कैम हुए हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में बताऊंगा जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश को इन स्कैमों के वजह से बहुत ही नुकसान हुआ है और साथ ही कॉमन पीपल को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको देश में होने वाले टॉप 10 स्कैम्स के बारे में बताऊंगा, जहाँ पर हमारे देश की हालत ही खराब हो गई थी इन स्कैम्स के होने के बाद। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इन स्कैम्स के ऊपर मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन इस स्कैम के अंदर इन्वॉल्व था, कितने सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, कितने करप्ट ऑफिसर इन्वॉल्व थे। ये सारी चीजें आपको मैं प्रेजेंट कराऊंगा फुल डिटेल में। तो जो लोग ये वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ ज्ञान मिले कि हमारे देश में ऐसी भी चीजें हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर जो स्कैम के बारे में बताऊंगा वो मैं डेट के हिसाब से नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सा स्कैम कितना पहले हुआ था। मैं अमाउंट के हिसाब से बताऊंगा। तो शुरुआत करेंगे छोटे अमाउंट से और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। तो देश में सबसे पहला स्कैम और सबसे छोटा स्कैम हर्षद मेहता का स्कैम था। उस टाइम का ये बहुत बड़ा स्कैम था, बट आज के मामलों में ये छोटा स्कैम है। हर्षद मेहता का ये जो स्कैम था ये 5,000 करोड़ का था। अब ये स्कैम 1992 में सरकार को पता चला कि ऐसा एक स्कैम हुआ है जो एक हर्षद मेहता नाम के स्टॉक ब्रोकर ने किया है। अब हर्षद मेहता स्कैम करता कैसा था ये मैं आपको बताता हूँ। हर्षद मेहता बेसिकली एक स्टॉक ब्रोकर था। वो स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता था, मतलब कि वो स्टॉक्स में मैनिपुलेशन लाकर वो स्टॉक की प्राइस को ऊपर लेके जाता था हाई पर, और जब स्टॉक की प्राइस हाई चली जाती थी तो वहां पर वो स्टॉक को बेचकर बाहर आ जाता था, जहां पर नॉर्मल इंसान को, आम नागरिकों को लॉस हो जाता था। अब इतने सारे पैसे हर्षद मेहता लाता कहाँ से था? अगर आपको स्टॉक को मैनिपुलेट करना है तो आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। तो हर्षद मेहता यूज करता था बैंकिंग फंड्स का। बैंक से वो पैसे लेता था और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डालता था और स्टॉक की प्राइस को बढ़ाकर वो अपने प्रॉफिट निकालता था। देखा जाए तो हर्षद मेहता ने यहाँ पर एक लूप होल ढूंढ लिया था। पर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? कोई बैंक हर्षद मेहता को लोन क्यों दे रहा है? तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय पे डील्स होते थे। जैसे कि अगर एक बैंक को किसी बैंक से लोन चाहिए तो वो एक ब्रोकर को बताएगी कि मुझे लोन चाहिए, और यही ब्रोकर दूसरे बैंक से पैसे लेकर इस बैंक को देगा। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर किसी आम आदमी को लोन चाहिए तो वो बैंक के पास जाएगा, पर अगर किसी बैंक को लोन चाहिए तो वो भी बैंक के पास ही जाएगा, और बैंक आपस में डील करते हैं और इन दोनों की डील करवाता है एक ब्रोकर। एक ब्रोकर को पता रहता है कि कौन से बैंक को पैसे चाहिए और कौन से बैंक पैसा देने के लिए तैयार है, और ये सारी डील हर्षद मेहता कराता था। अब ये ट्रांजैक्शन को आराम से करने के लिए और फटाफट करने के लिए जो बैंक रहती थी वो सारे पैसे ब्रोकर के अकाउंट में डाल देती थी, और वो पैसे 10-15 दिन तक ब्रोकर के अकाउंट में पड़े रहते थे। तो यही सारे पैसे वो ब्रोकर के अकाउंट में पड़े रहते थे। तो हर्षद मेहता एक ब्रोकर था मनी मार्केट में भी। तो कुछ पैसे जो बैंक से उठाता था वो पैसे छोटे नहीं होते थे, 100, 200, 500 करोड़ होते थे। तो वो पैसे हर्षद मेहता के अकाउंट में पड़े रहते थे। तो हर्षद मेहता वो पैसों को स्टॉक्स में डाल देता था, शेयर मार्केट में डाल देता था, और इस तरीके से एक बबल बन गया। और वो बबल बना तो वो बबल बर्स्ट हुआ, जिस वजह से हैवी लॉस हुआ नॉर्मल इन्वेस्टर्स का, जिस वजह से ये स्कैम का एक्सपोज हुआ 1992 में। और इस वजह से हर्षद मेहता फंस गए इस स्कैम में। और ये स्कैम के बारे में आरबीआई के गवर्नर को साल भर पहले से ही मालूम था। आखिरकार उन्होंने 1992 में सीबीआई को ये रिपोर्ट किया और इसमें फंस गए हमारे हर्षद मेहता स्टॉक ब्रोकर। काफी सारे पॉलिटिशियंस का नाम आया, पर कुछ सबूत ना मिलने के वजह से हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि उस टाइम के जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके ऊपर हर्षद मेहता ने क्लेम किया था कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का कुछ चंदा या कुछ तो पार्टी को दिया था, पर ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया। तो ऐसा था हमारे देश का पहला स्कैम। उस टाइम का ये बहुत बड़ा अमाउंट था 5,000 करोड़, बट आज 2025 में ये 5,000 करोड़ बाकी स्कैम के मामले में छोटा अमाउंट है। तो अब आते हैं दूसरे नंबर के स्कैम की तरफ, जिसका नाम था विजय माल्या बैंकिंग स्कैम, और ये स्कैम था 9,000 करोड़ का। अभी जो 9,000 करोड़ का स्कैम था, इस पे क्या है कि विजय माल्या बैंक से लोन लिया था 9,000 करोड़, और वो लोन उसने नहीं चुकाया और वो बाहर यूके भाग गया। अब इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, 18 मिनट की पूरी वीडियो बनाई हुई है, पूरी स्टोरी बताई हुई है कि कैसे लोन मिला, कौन से पॉलिटिशियन मिले थे, क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजें उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अभी नहीं तो बाद में वीडियो आराम से देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा है, काफी सारा प्यार
मार दिया है, तो आप लोग भी वो वीडियो जरूर देखना। स्कैम नंबर 3, पीएनबी स्कैम एंड नीरव मोदी स्कैम। ये बात है साल 2018 की, जब पीएनबी नाम के एक बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था, जो उस समय के डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी और उनके अंकल मेहुल चौकसी ने किया था। उन्होंने पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ का चूना लगा के भाग गए। अब ये स्कैम उन्होंने किया कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने पीएनबी के कुछ करप्ट ऑफिसर को यूज करके ये स्कैम को अंजाम दिया। उस समय पे उन लोगों ने लेटर ऑफ अंडरटेकन को यूज किया यानी कि LOUS को, और ये लेटर को यूज करके वो फॉरेन बैंक से लोन उठाते थे, लेते थे, और उनको पे करने के लिए वो फिर से लोन उठाते थे, यानी कि पुराने लोन को पे करने के लिए नया लोन लेते थे और उससे पुराना लोन पे किया जाता था। और ये सारे फंड्स को वो यूज करते थे अपने बिजनेस में, लग्जूरियस बिजनेस के लिए और साथ में अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के हाई लेवल के पॉलिटिकल कनेक्शन थे और काफी अच्छे ब्यूरोक्रेट से उनके कनेक्शन थे। उस समय पे नीरव मोदी एक बिजनेस इवेंट में गए थे और वहां पर उनका एक फोटो बहुत वायरल हुआ था। वहां पर वो नरेंद्र मोदी के साथ उस फोटो में दिखे थे और ये फोटो इतना वायरल हुआ था कि ऑपोजिशन भी ये कहता है कि नीरव मोदी को भगाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ है, ऐसा कहते हैं। कुछ ऐसा अप्रूव नहीं हुआ है। देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम को बहुत पहले से पता था कि पीएनबी बैंक में गड़बड़ चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो आरबीआई को यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहले से ही मालूम था कि पंजाब नेशनल बैंक में कुछ फंड्स के इरेगुलेशन दिख रहे हैं, बट उन लोगों ने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया और एक्शन ना लेने की वजह से इतना बड़ा स्कैम बाहर आया, जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मिले थे। नीरव मोदी यूके में अरेस्ट हुए हैं, उनके ऊपर एक प्रॉपर कार्रवाई चल रही है। मेहुल चौकसी ने किसी दूसरे देश में सिटीजनशिप ले ली है और पीएनबी को यहाँ पर एक हैवी लॉस का सामना करना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्कैंडल के बारे में, जिसका नाम था सत्यम स्कैम। और ये स्कैम उस समय का बहुत बड़ा स्कैम था। इसका जो टोटल अमाउंट है वो है 14,000 करोड़। बेसिकली क्या था कि उस समय पे एक कंपनी थी जिसका नाम था सत्यम कंप्यूटर सर्विस। ये एक आईटी कंपनी थी जो उस समय पे इंडिया में बहुत ही नामचीन थी। अब इस कंपनी ने फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो स्कैम था ये रिवील हुआ था 2009 में, और इस स्कैम के जो मास्टरमाइंड थे वो रामलिंगम राजू थे, जो इस कंपनी के, सत्यम कंपनी है, इसके फाउंडर थे। अब ये स्कैम एक्चुअल में हुआ कैसे मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने फाइनेंशियल मैनिपुलेशन किया, मतलब रामलिंगम राजू ने अपनी कंपनी के बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करके फेक प्रॉफिट दिखाया। एक्चुअली में कंपनी को लॉस हो रहा था, फिर भी उन्होंने फेक बैंक अकाउंट्स में फेक पैसे दिखाए, मतलब कि 5,000 करोड़ कैश दिखाया गया कि हमारे कंपनी के अकाउंट में है। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में फेक रेवेन्यू और फेक एसेट्स को दिखाया, जिस वजह से इन्वेस्टर्स ने कंपनी में काफी सारे पैसे इन्वेस्ट किए और साथ में पब्लिक ने भी शेयर्स काफी सारे लिए सत्यम कंप्यूटर्स के। अब फेक ट्रांजेक्शन, फेक एसेट्स की वजह से तो ये स्कैम हो ही रहा था, लेकिन हुआ क्या कि काफी सारी चीजें दिक्कत में आने लगी और धीरे धीरे करके ये स्कैम रिवील होने लगा। जब 2009 में ये स्कैम रिवील हुआ तो सत्यम कंप्यूटर के स्टॉक्स के प्राइस क्रैश हो गए, जिस वजह से पब्लिक और इन्वेस्टर को बहुत सारा लॉस झेलना पड़ा। साथ ही साथ सत्यम के एम्प्लॉयज को भी काफी लॉस झेलना पड़ा, क्योंकि उनकी सैलरीज महीनों तक उनको मिल नहीं पाई। इसके बाद सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वो बैंकों को हुआ, क्योंकि काफी सारे बैंकों ने इनको लोन दिया था सत्यम कंप्यूटर्स को, जो वो रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि जब कंपनी ही क्रैश हो गई, जब सारे स्टॉक के प्राइस गिर गए तो क्या ही रिकवर कर पाएंगे। अब बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट में कौन कौन यहाँ पर इन्वॉल्व था। तो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट में पॉलिटिशियन का मैं जो नाम ले रहा हूँ ये 100% कंफर्म नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैंने न्यूज में देखा है, पेपर्स पढ़े तो इन लोगों के नाम सामने आए हैं। अभी तक कुछ ऐसा साबित नहीं हो पाया है, कुछ कोर्ट ने बता नहीं पाया कि ये लोग इन्वॉल्व थे। तो उस समय के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के थे YS राजशेखर रेड्डी, इनका भी नाम आया है इस स्कैम के अंदर। और उसके बाद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश N चंद्रबाबू नायडू, इनका भी नाम आया है। काफी सारे पॉलिटिकल एलिगेशंस भी आए हैं, जैसे कांग्रेस ने उस समय पे एक सवाल उठाया था रामराजलिंगम के ऊपर। सवाल ये था कि राजू को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, इस वजह से वो कभी जेल नहीं जाते। इतना सब कुछ होने के बाद कोर्ट ने जो लीगल एक्शन लिया वो ये था कि रामलिंगम राजू को 7 साल की सजा मिलेगी, और जो कंपनी को डाउनफॉल हुआ था यहाँ से पैसे रिकवर करने के लिए उन्होंने कंपनी को बेच दिया। जो कंपनी सत्यम कंप्यूटर के नाम से जानी जाती थी, आज वो कंपनी को ओन करते हैं टेक महिंद्रा। तो जो आज टेक महिंद्रा है वो कुछ समय पहले 2009 तक सत्यम कंप्यूटर्स के नाम पे जानी जाती थी। किस किस को ये बात पता थी कमेंट करके बता देना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्कैम के बारे में। ये स्कैम का नाम है तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम, और ये स्कैम का जो अमाउंट है 30,000 करोड़ का है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जिस आदमी ने ये स्कैम किया वो एक समय पर ट्रेन में फल बेचता था, मतलब वो ट्रेन के अंदर फल बेचता था, और उसने 30,000 करोड़ का चूना हमारी गवर्नमेंट को लगाया। हम बात कर रहे हैं अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी ने एक ऐसा मास्टरमाइंड प्लान बनाया जिससे उन्होंने फेक स्टैम्प पेपर बना
उठाकर मार्केट में नेटवर्क बनाकर बेचना शुरू किया और इस वजह से हमारे देश की गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये जो स्कैम है ये सामने आया था 2006 में, लेकिन ये स्कैम चल रहा था लगभग बहुत सालों तक, लगभग 15 से 20 सालों तक ये स्कैम चल रहा था। अब अब्दुल करीम तेलगी करता क्या था मैं आपको ये बताता हूँ। तेलगी अपना ही एक इलीगल प्रिंटिंग प्रेस ओपन किया था जहां पर वो स्टैम्प पेपर बनाता था। अब ये स्टैम्प पेपर बनाना मतलब कि जो गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, सेम वैसा ही हूबहू सेम स्टैम्प पेपर वो बनाता था। बस फर्क इतना था कि वो स्टैम्प पेपर नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में बनता था और ये स्टैम्प पेपर तेलगी खुद मुंबई में बनाता था। और रही बात मशीन की, तो दोनों ही मशीन सेम थी क्योंकि तेलगी ने पहले से ही मशीन नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से कैसे न कैसे करके बाहर निकाला था। अब इसने स्टैम्प पेपर बेचने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जहां पर उसने एजेंट्स, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स और क्लर्क्स को इन्वॉल्व किया। यहाँ तक कि लीगल डॉक्यूमेंट, लैंड डील्स और काफी सारे प्रॉपर्टी के डील्स, बॉन्ड, ये सारी चीजें इसके ही स्टैम्प पेपर से होती थी। और यहाँ पर वो हैवी डिस्काउंट्स देता था, जैसे कि 100 रुपए का स्टैम्प पेपर आप 90 रुपए में ले लो, 70 रुपए में ले लो, जिससे लोगों को लगता था कि ये तो सस्ता दे रहा है। और काफी सारे वेंडर्स स्टैम्प पेपर अब्दुल करीम तेलगी से ही लेते थे। अब यहाँ पर क्या होता है गाइस कि ये जो स्टैम्प पेपर है ये गवर्नमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट ये स्टैम्प पेपर के थ्रू टैक्स वसूलती है, तो इससे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट को ही हुआ 30,000 करोड़ का। इसके बाद कॉमन पीपल्स को भी हुआ और काफी सारे लीगल सेक्टर्स में भी काफी डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि ये जो फेक स्टैम्प पेपर था इससे जो बड़ी बड़ी डील्स हुए थे उसको रद्द किया गया एक लीगल वजह से, क्योंकि देश को टैक्स नहीं मिला और देश गिरती। अब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट की बात करें कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, तो मुंबई के बहुत सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, पुलिस ऑफिसर, लेकिन जिनका नाम सामने आया है वो है सुरेश अरोरा, विजय सोलंकी, MN सिंह और अशोक कामत करके ऐसे 4 ऑफिसर का नाम मुझे शामिल मिला है। फिर यहाँ पर नासिक का जो प्रिंटिंग प्रेस था उसके जो जनरल मैनेजर थे जैसे कि विश्वंत डी पाटिल करके थे, जो नासिक के प्रिंटिंग प्रेस के मैनेजर थे, ये भी शामिल थे। फिर पॉलिटिकल एलिगेशंस, मतलब कि जैसे कि शिवराज पाटिल जो एक कांग्रेस के लीडर थे, इनका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। और फिर काफी सारे पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि NCP की भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसमें शामिल थे। फिर अशोक चौहान जो कांग्रेस लीडर थे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के थे, उनका भी नाम सामने आया है। राजीव शुक्ला करके थे जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, उनका भी नाम सामने आया। तो ये सारे लोग इस चीजों में इन्वॉल्व थे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम को अंजाम दिया गया। अब ये स्कैम जब सामने आया गया तो यहाँ पर क्या होता है कि अब्दुल करीम तेलगी को 2006 से अरेस्ट कर लिया जाता है 13 साल की सजा में। स्कैम से जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट गिरता है रियल एस्टेट सेक्टर को, क्योंकि आज के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी जो भी होता है वो ज्यादातर रियल एस्टेट से ही आता है। मतलब प्रॉपर्टी लेने के टाइम, बेचने के टाइम स्टैम्प ड्यूटी भरनी ही पड़ती है, चाहे आप खरीदोगे या बेचो। मतलब अगर आप खरीद रहे हो तो आप भरोगे और जो सामने वाला खरीदेगा वो भरेगा, तो इससे गवर्नमेंट को टैक्स आता है, जिस वजह से हमारे देश की गवर्नमेंट को उन दिनों स्टैम्प पेपर में काफी नुकसान झेलना पड़ा था। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्कैम के बारे में, DHFL स्कैम जो था 34,000 करोड़ का। ये DHFL स्कैम एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड था जिसमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने 34,000 करोड़ का स्कैम किया। इस स्कैम में फेक लोन्स, बैड डेब्ट और इलीगल ट्रांजैक्शन किए गए, जहां पर अपने फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट किया गया और ये अंजाम दिया गया। इस स्कैम में पॉलिटिशियन, बैंकर्स और बिजनेसमैन का भी इन्वॉल्वमेंट था। इस स्कैम से इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को काफी बड़ा झटका मिला था। DHFL स्कैम में 34,000 करोड़ का जो स्कैम हुआ था वो एक्चुअल में हुआ कैसे था ये मैं आपको बताता हूँ। इस कंपनी ने फेक कंपनीज बनाई थी जो फेक लोन्स प्रोवाइड करती थी। मतलब ये जो DHFL थी ये बाहर के बैंकों से लोन लेती थी और ये जो लोन था ये दूसरी कंपनियों को देती थी, बट वो कंपनी सिर्फ नाम की कंपनी थी, वो कुछ काम नहीं करती थी। मतलब कि वो कंपनी भी इन्हीं की कंपनी रहती थी, तो ये पैसे वहां जाते थे, वहां से वापस इनके पास आते थे। अब इतना बड़ा स्कैम ऑपरेट करने के लिए कनेक्शन तो होना चाहिए, तो इन्होंने बहुत सारे कनेक्शन करके रखे थे, जैसे कि पॉलिटिकल कनेक्शन, जहाँ पर ये रिश्वत देते थे, काफी कुछ करते थे और जिससे ये स्कैम को अंजाम दिया गया। इसके लिए स्कैम का जो अमाउंट है छोटा मोटा नहीं, 34,000 करोड़ का स्कैम है, जहाँ पर फेक लोन्स और बैड डेब्ट्स दिए जाते थे, जहाँ पर दीवान कंपनीज ने नॉन एक्सिस्टिंग कंपनीज को फेक प्रोजेक्ट्स दिए और उस फेक प्रोजेक्ट के बदले लोन मिलता था उनको। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे है, जैसे कि बैंकर्स का इन्वॉल्वमेंट है, ऑडिटर्स का इन्वॉल्वमेंट है और स्कैम का जो एक्सपोज था वो 2019 में हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी इन्वॉल्वमेंट है, जिनके नाम मैं आपको बता दूं। P चिदम्बरम जो कांग्रेस के एक लीडर थे, इनका भी इस काम में इन्वॉल्वमेंट था, जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे। अब यहाँ पर लीगली मैं ये नहीं बता सकता कि ये सच है कि नहीं, लेकिन नाम तो आया था। इसके बाद बीजेपी पार्टी के एक और नेता थे जिनका नाम था सुजी विकी पाटिल, जो बीजेपी के लीडर थे। NCP के भी काफी सारे पॉलिटिकल, जैसे कि शरद पवार का भी इस स्कैम में नाम आया था। लगभग 4 से 5 पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि बीजेपी, NCP और कांग्रेस, इन सबका नाम इस स्कैम में आया था। इन सबके जो लीडर्स थे, कांग्रेस के मतलब पॉलिटिशियन थे, इन सबका नाम यहाँ पर आ चुका था और ये
ये स्कैम काफी पेचीदा हो चुका था। और आप तो जानते ही हो हमारे देश में सब कुछ हो जाए लेकिन एक पॉलिटिशियंस को जेल और सजा कभी नहीं होती। हमारे देश का ये बहुत ही गंदा नियम है। इतिहास उठा के देख लो, बहुत ही कम पॉलिटिशियंस होंगे जिनको जेल हो रहा है। वो भी जो जेल होता है वो आज के जमाने में बीजेपी की राज में हो रहा है। इससे पहले कोई भी पॉलिटिशियंस को जल्दी जेल नहीं होती थी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्कैम के बारे में। तो ये बात है 2010 की, जब हमारे देश भारत में कॉमनवेल्थ गेम का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, मतलब कि ऑर्गेनाइज होने वाला था कॉमनवेल्थ गेम। अब ये स्कैम यहीं पर हुआ और इस स्कैम का भी नाम है कॉमनवेल्थ गेम स्कैम और ये लगभग 35,000 करोड़ का स्कैम था। तो 2010 में ये हुआ कि हमारे देश भारत में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इस स्कैम में इन्वॉल्वमेंट थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और बिजनेसमैन का इन्वॉल्वमेंट था। अब इस स्कैम को अंजाम कैसे दिया गया ये मैं आपको बताता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, जैसे कि स्टेडियम, रोड, पब्लिक एंथीसियस। तो इसमें फंड्स लगते हैं। अब ये फंड्स आते कहाँ हैं? ये सारे फंड्स टैक्स से आते हैं, जो हम सब कॉमन पीपल टैक्स पे करते हैं। वो फंड्स को यूज करके इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था। बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बदले हमारे ही पॉलिटिशियंस, हमारे ही ऑफिसर्स, देश के ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों ने गलत कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया। अब ये गलत कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने के बाद उन्हें कहा गया कि तुम ज्यादातर फेक बिल्स जनरेट करो, फेक चीजें बताओ, ज्यादा पैसे बताओ। मतलब कि अगर कहीं 10 रुपए का काम है तो तुम 1000 रुपए बताओ और 1000 रुपए हम आपको दिलाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा पैसा बनाते हैं, फेक बिल्स बताते हैं और फेक बिल्स को अप्रूव करने का काम रहता है गवर्नमेंट का और वो पॉलिटिशियंस के अंडर रहता है। पॉलिटिशियन वो बिल को अप्रूव करवा देते हैं और इस तरीके से ये 35,000 करोड़ का स्कैम को अंजाम दिया गया। अब कौन कौन इस चीज में इन्वॉल्व है मैं आपको बता दूं। तो उस समय के कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइजर के कमेटी चेयरमैन सुरेश कालमाडी का नाम आया था इसमें और जिनको सीबीआई ने अरेस्ट किया था। फिर यहाँ पर उस समय के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का भी नाम इसमें शामिल हुआ था, जिनका नाम आया था कि ये भी स्कैम में शामिल है। विजय कुमार मल्होत्रा जो बीजेपी के लीडर थे, इनका भी नाम सामने आया था और काफी सारे मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आए थे। ये स्कैम बहुत बड़ा स्कैम था, 35,000 करोड़ का स्कैम था। सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और फेक बिल जनरेट करके पॉलिटिशियन और इन कमेटी मेंबर्स को देते थे, जो पॉलिटिशियन को प्रोवाइड करके ये चीज को अंजाम देते थे। और ऐसे करते करते लगभग 35,000 करोड़ का स्कैम हुआ। ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था सीबीआई और ईडी की तरफ था, जहां पर सबसे पहले सुरेश कामली को अरेस्ट किया गया और इसके बाद ये स्कैम के बारे में धीरे धीरे लोगों को पता चला और कुल मिला के ये 35,000 करोड़ का स्कैम था। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं इन्हें हर्षद मेहता का छोटा भाई कहते हैं, लेकिन माना जाए तो ये हर्षद मेहता से 8 गुना ज्यादा बड़ा स्कैम किए हैं। इनका नाम है केतन पारिक, जिन्होंने 40,000 करोड़ का स्कैम किया था स्टॉक मार्केट के थ्रू। अब इन्हें भी दलाल स्ट्रीट का बिग बुल कहा जाता था, बट ये उतने चालाक थे नहीं। तो ये एक्चुअली में करते कहते थे, ये स्टॉक को मैनिपुलेट करते थे। पंप और डंप वाला सिचुएशन इन्होंने ही क्रिएट किया था मार्केट में। केतन पारिक ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी स्टॉक मार्केट से, जहां पर वो हाईली लेवरेज पोजीशन क्रिएट करके अपने स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करते थे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। जैसे कि इनका सबसे पहला जो काम था वो फेक शेयर्स को बबल्स बनाना था, मतलब कि बबल्स बनाते थे, हाई प्राइस पे लेके जाते थे। केतन पारिक एक स्मॉल कंपनीज को ओपन करते थे आर्टिफिशियली, जो कंपनी पेपर पे रहती थी, बाकी कोई काम नहीं करती थी। उन कंपनीज के आर्टिफिशियली शेयर प्राइस को बढ़ाया जाता था और ओवर लेवरेज पोजीशन ली जाती थी। और यहाँ पर जैसे ही प्राइस कंपनी का बढ़ता है, शेयर की प्राइस बढ़ जाती थी उम्मीद से ज्यादा, तो उस कंपनी के प्राइस को फटाक से, मतलब उस शेयर्स को केतन पारिक बेच देता था और अपने प्रॉफिट लेके साइड हट जाता था और यहाँ पर नुकसान होता था काफी सारे बाकी इन्वेस्टर्स का। अब ये जो काम करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टॉक को हाई लेके जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। तो यहाँ पर केतन पारिक यूज करता था बैंकों का। केतन पारिक बहुत सारे बैंकों के बैंक से कॉन्टेक्ट्स थे, तो उसने मंदापुरी बैंक थी, एक बैंक ऑफ इंडिया थी, पीएनबी बैंक थी, आईसीआईसी बैंक थी और ऐसे लगभग 4 से 5 बैंक थी जिनको यूज करता था वो लोन लेने के लिए। वो लोन लेके वो डायरेक्टली पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाता था। लेकिन देखा जाए तो कोई भी पैसे लोन लेके आप स्टॉक मार्केट के लिए कोई भी बैंक आपको लोन देनी नहीं चाहिए लीगली, बट ये चारों बैंक ने रूल्स को ब्रेक करके केतन पारिक को लोन दिया और केतन पारिक ये सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगाकर पंप एंड डंप की सिचुएशन क्रिएट करके अच्छा पैसा कमाते थे। अब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोग का, जैसे शरद पवार का इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पर। इसके बाद सुरेश कामली जो अभी CWC के चेयरमैन थे, कॉमनवेल्थ गेम के चेयरमैन, उनका भी था। प्रमोद महाराजे जो एक बीजेपी के लीडर है, लालू प्रसाद यादव RJ
आरजेडी के लीडर, इनका भी कुछ ना कुछ हाथ था, रेलवे मिनिस्टर थे जो उस टाइम पे, तो बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया था। अब यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि ये हर्षद मेहता के सिक्योरिटी स्कैम में भी शामिल थे, लेकिन इनका नाम उस हिसाब से अंदर नहीं आ पाया। बट ये हर्षद मेहता के क्लोज थे उस समय पे भी, लेकिन नाम उतना प्रॉपर नहीं आया। तो बहुत सारे लोग का इन्वॉल्वमेंट था, प्राइस को पंप एंड डंप किया गया है और इस तरीके से केतन पारिक ने एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम दिया, वो भी 40,000 करोड़ के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्कैम की तरफ। तो चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट स्कैम के बारे में, 9वें स्कैम के बारे में। इसका नाम जरूरी नहीं है, इसका अमाउंट जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको अमाउंट बताता हूँ इस स्कैम का। तो ये जो स्कैम हुआ था 2008 में हमारे देश में, इस स्कैम का अमाउंट था 1,76,000 करोड़, मतलब कि 1,76,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। और इस स्कैम का नाम था 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। अब ये 2G स्पेक्ट्रम स्कैम होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय पे 2G स्पेक्ट्रम आया था, मतलब 2G नेटवर्क आया था, तो इसकी लाइसेंस को बांटने के लिए बहुत बड़ा स्कैम हुआ। स्कैम को अंजाम दिए थे उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ने। तो हुआ क्या था, जैसे कि 2008 में 2G स्पेक्ट्रम का शुरुआत हुआ, जहाँ पर टेलीकॉम मिनिस्टर ने 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस को अनप्राइज्ड, मतलब बहुत कम रेट में दिया। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, टेंडर होता था, मतलब बिडिंग होती थी कि मैं लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने कहा जो पहले आएगा वो लाइसेंस लेकर जाएगा। और इसमें क्या फायदा था, मतलब कि कोई चीज आप बेच रहे तो आपका फायदा होना चाहिए। तो टेलीकॉम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट का फायदा नहीं किया, हमारे देश का फायदा नहीं किया, उन्होंने उन कंपनीज को फायदा दिया जिनको ये लाइसेंस चाहिए था। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान ये किया कि हमारे देश को जो फायदा होने वाला था टेलीकॉम इंडस्ट्री से, वो नहीं हो पाया। उन्होंने जो फेयर बिडिंग प्रोसेस था वो नहीं किया, मतलब बिडिंग का प्रोसेस ही नहीं किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे जैसा राउंड किया, जहाँ पर जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज थी उन्होंने ये लाइसेंस जाके खरीद लिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इलीगल करप्शन होते हैं, और फिर जो लोग मिले होते हैं इस स्कैम में, कौन कौन शामिल था। तो जैसे कि ए राजू जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, ये इस स्कैम में शामिल थे। 2007 से लेकर 2009 तक ये उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे। और जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया था तो सबसे पहले इन्हीं का नाम शामिल हुआ था। फिर कानिमोजी एक डीएमके के लीडर थे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था इसमें। फिर सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुकी है, इनका भी नाम शामिल था। और यहाँ पर तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे एम करुणानिधि, इनका भी नाम शामिल था। अभी इन्वॉल्वमेंट जो था इसमें कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व थी, तो रिलायंस थी, अनिल अंबानी की जो कंपनी थी, टाटा सर्विसेज थी, एयरटेल थी, वोडाफोन थी, काफी सारे बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट था, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा नाम आया है। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मिली मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ऐसे करके 2G स्पेक्ट्रम जैसे इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया गया। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, अगर हमारे देश के पॉलिटिशियंस के हाथ में इतना सब कुछ दोगे तो ये सब हो गई। सोचो ना, एक आदमी की वजह से, एक पॉलिटिशियन ने हमारे देश का 1,76,000 करोड़ का नुकसान कर दिया। और फायदा किनको हुआ, फायदा इन कंपनीज को हुआ। ये जो रिलायंस है, इन सारे टाटा है, एयरटेल है, इन सबको फायदा हुआ, क्योंकि इनको वो जो लाइसेंस था 2G का बहुत जल्दी मिल गया। और इससे फायदा उन्हीं को होता है जिनको जल्दी लाइसेंस मिलता है, उनके कस्टमर जल्दी बनते हैं। अब बात करेंगे हम अपने लास्ट और आखिरी स्कैम की, जिसका अमाउंट इससे भी बड़ा है। आइए बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े स्कैम के बारे में, जिसका अमाउंट था 1,86,000 करोड़ का स्कैम। ये स्कैम सामने आता है 2012 में, जब पता चलता है कि कोलगेट स्कैम नाम का एक स्कैम हुआ है। कोलगेट स्कैम का नाम बताता हूँ। कोलगेट मतलब कोयले के एलोकेशन का स्कैम था। जैसे कि उस समय पे हमारे देश में कोयले की खदानें होती है, जिसपे हमारे देश की गवर्नमेंट का राज होता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि कुछ पॉलिटिशियन, कुछ मिनिस्टर्स ने इलीगल ब्लॉक्स को दिया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे। अब ये जो है बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या यहाँ पर दिक्कत होता है कि जो गवर्नमेंट को फायदा होना चाहिए वो फायदा लेके जाते हैं पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये स्कैम को अंजाम कैसे दिया गया। तो कोलगेट स्कैम मतलब कि कोल ब्लॉकेज को अलोकेशन दिया गया था, मतलब गलत जगह पे गलत कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था, जो कि इलेक्ट्रिक जनरेशन और इंडस्ट्रीज के यूजेस में होते हैं। तो गवर्नमेंट ने 2004 से लेकर 2010 के बीच में कोल ब्लॉक्स को डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी को अलोकेट कर दिया गया था, जहाँ पर की लगभग बहुत सारे खदाने थे कोयले के, जिनको प्राइवेट कंपनी को सीधा ही दे दिया गया, ना कोई पेपर वर्क ना कुछ। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है हमारे देश की गवर्नमेंट का। अब इसमें कौन कौन शामिल था मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, क्यों नाम आया है मैं वो बता रहा हूँ। मैं अभी भी अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि 100% कंफर्म नहीं है कि ये लोग थे। अभी तक ऐसा कि कोर्ट ने भी ये नहीं बताया कि इन लोग का शामिल था, लेकिन उस समय के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का नाम आया था। फिर राजा करके एक फॉर्मर
फॉर्मर मिनिस्टर थे कोल के, उनका भी नाम आया था। फिर यहाँ पर जयराम रमेश एक फॉर्मर मिनिस्टर थे जो थे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, जिनका आता है कोल के अंदर, वो थे। बीजेपी के भी कुछ लीडर्स थे जिनका नाम इसमें शामिल था। कंपनीज कौन कौन इन्वॉल्व थी, तो रिलायंस कंपनी इन्वॉल्व थी जो एनर्जी क्रिएट करने के लिए कोल ब्लॉकेज अलोकेशन पर लेती थी। टाटा पावर थी, फिर एजर पावर थी, जिंदल स्टील एंड पावर थी जिनको स्टील बनाने के लिए चाहिए था। बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट इस चीज में था। और ज्यादातर के जो पॉलिटिशियन सुरेश कामडी, वापस से इनका नाम इसमें आता है, जो कोलगेट के स्कैम में भी इसमें है और कॉमनवेल्थ गेम में भी स्कैम में थे। ए राजा जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, ये भी इस स्कैम में थे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो लोग स्कैम शुरुआत से कर रहे हैं वो खाली एक रास्ता ढूंढते कमाने के लिए। जो पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं से अपने लिए एक रास्ता ढूंढते कमाने के लिए। तो आप देखा जाओगे तो काफी सारे लोग जो है वो कॉमन है काफी सारे स्कैम्स में, क्योंकि उनको हर जगह हिस्सा चाहिए रहता है। तो दोस्तों अभी आपने पूरे 10 के 10 स्कैम देखा। इस स्कैम देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये स्कैम एक्चुअल में हो क्या रहा है? स्कैम ऐसे होता है दोस्तों कि अगर मेरे पास कोई आइडिया है और उस आइडिया को किसी पॉलिटिशियन ने सपोर्ट किया तो वो स्कैम हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियन अगर जिस चीज को हाथ लगाने जाएंगे और वो चीज ना हिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखोगे तो इन 10 के 10 स्कैमों में पॉलिटिशियंस का ही हाथ था। सबसे ज्यादा फायदा पॉलिटिशियंस को ही होता है, उनके पार्टीज को होता है, लेकिन उनका नाम और कहीं पर उनको कोई सजा नहीं मिलती। आज अगर हमारे पॉलिटिशियंस को सजा मिलेगी तो आने वाले जो पॉलिटिशियंस होंगे, जो पैदा होंगे, जो है उनको ये डर लगेगा करने के लिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो स्कैम कर रहा है उसको तो आप सजा दे रहे हो, लेकिन जो स्कैम में मदद कर रहा है उनको भी सजा दो। मानता हूँ कि उनको सजा दोगे तो लोग डरेंगे स्कैम करने से, लेकिन अगर पॉलिटिशियन को अगर आप सजा दोगे ही नहीं तो वो कब डरेंगे, वो कब इन सब चीजों से दूर हटेंगे? हमारे देश में लगभग सोचा जाए तो इतना 4 से 5 लाख करोड़ का स्कैम, खाली 10 स्कैम की बात कर रहा हूँ, टोटल 110 या 111 स्कैम हुआ है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। अभी सबको काउंट करना है और कितने ऐसे स्कैम्स हैं जिनको अभी तक सामने लाया ही नहीं गया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।